what new middle class demanding मैच्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। हमने देखा कि जो न्यू मिडिल क्लास की जो डिमांड थी, नेशनल यूनिटी विद द अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस टू द एरिस्टोक्रेट्स, ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच कर रही थी लिबरल नेशनलिज्म से। लिबरल नेशनलिज्म मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद से मैच कर रही थी। तो हम देखते हैं कि ये उदारवादी यानी लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। यानी जो नेशनल यूनिटी का जो आइडियाज़ था वो कहीं ना कहीं किससे संबंध रखता था, किसकी विचारधारा से मैच कर रहा था, लिबरलिज्म की विचारधारा से मैच कर रहा था। क्योंकि ये आइडियोलॉजी मैच कर रही थी लिबरल आइडियोलॉजी से, तो न्यू मिडिल क्लास ने इसको फॉलो किया कि ये तो ये जो फिलॉसफी है, ये जो विचारधारा है, ये बहुत कुछ वही है जो हम चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो किया क्योंकि वो उनके अनुरूप थी। द टर्म लिबरलिज्म मीन्स डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, लिबर मतलब फ्रीडम, आज़ादी। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ? उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब हुआ हर व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी, यानी हर व्यक्ति बराबर है और दे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर है। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। यानी कानून के समक्ष बराबरी का मतलब यह नहीं है कि सबको राइट टू वोट है, मताधिकार है। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज सबको नहीं था, यानी राइट टू वोट सबको नहीं था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। यानी जो संपत्ति विहीन पुरुष थे, यानी जिन मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो वुमेन्स जो थी उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। लिबरलिज्म का मतलब ये है। इवन नेपोलियनिक कोड allowed limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of father and husband। वुमेन्स को तो कहीं भी पॉलिटिकल राइट शुरू में ज़्यादातर नहीं दिए गए। वुमेन्स ने तो इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इवन नेपोलियन जो था ना, उसने भी लिमिटेड सफरेज रखी थी, यानी सबको राइट टू वोट नहीं दिया था। और वुमेन को तो उसने ये कहा था जो महिलाएं हैं उनको तो अवयस्क का दर्जा देते हैं, यानी वो एडल्ट नहीं है, दे आर द माइनर्स। और उनको कहा कि वो तो सिर्फ अपने जो पिता है, फादर और हस्बैंड है, वो उनके अधीन है, यानी वो वुमेन्स आर द अथॉरिटी ऑफ देयर फादर्स एंड हस्बैंड। तो जब हम कह रहे लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, तो इसमें उनको सिर्फ लिमिटेड यूनिवर्सल सफरेज है, सबको राइट टू वोट नहीं है पॉलिटिकल स्फीयर में। लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पर ये है। दूसरा हम बात करते हैं 19th century liberalism also stressed the inviolability of private property। यानी लिबरलिज्म में इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी वो निजी संपत्ति की अनिवार्यता पे बल देते हैं, यानी निजी संपत्ति होनी चाहिए। ये आइडिया प्राइवेट प्रॉपर्टी का ख़त्म नहीं होना चाहिए। निजी संपत्ति जो है वो अनिवार्य है, उस पर उन्होंने जोर दिया, होनी चाहिए। तीसरी हम लिबरल नेशनलिज्म में पढ़ते हैं इकोनॉमिकली अगर हम बात करते हैं आर्थिक रूप से, हमने अभी राजनीतिक रूप से बात करी, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आर्थिक रूप से अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में देखा जाए तो लिबरलिज्म यानी उदारवाद का क्या मतलब है? यानी फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी बाजारों की मुक्ति, एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, यानी
जो गुड्स एंड कैपिटल पे यानी चीज़ों और पूंजी के आवागमन यानी मूवमेंट पे राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को ख़त्म करना चाहिए, यानी जो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि इकोनॉमिक स्फीयर पे ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब ऐसा नेपोलियन के टाइम में देखा है, नेपोलियन रिजीम हैड क्रिएटेड डिफरेंट करेंसीज, वेट्स, मेजर एंड कस्टम ड्यूटी फॉर ईच स्टेट। लिबरलिस्ट वांटेड अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। अब जब नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए थे, तो नेपोलियन ने जब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए तो उसने जो कुछ छोटी छोटी जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज, छोटे छोटे इलाके थे, तो नेपोलियन ने क्या किया, उनको एक करके, जैसे मान लिया छोटे छोटे कुछ इलाके थे, रीजन्स थे, इनको एक करके उसने एक बड़ा रीजन यानी एक महासंघ, एक यूनियन बना दिया। यानी ये 39 छोटी छोटी रीजन से इनको मिलाकर एक यूनियन बना दिया। अब उसने यूनियन तो एक बना दिया, लेकिन इन सब की अपनी वेट्स एंड मेजर थे, यानी कि अपनी करेंसीज थी। लेकिन एक बना दिया, लेकिन करेंसी डिफरेंट है एंड वेट्स एंड मेजर स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो इससे कई प्रॉब्लम आती थी। तो जर्मन में जैसे न्यूरमबर्ग, हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग, मान लिया एक जगह हैम्सबर्ग है, एक न्यूरमबर्ग, तो हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग तक आने के लिए तो लोगों को कई परेशानी सॉल्व करनी पड़ती, तो उन्हें कम से कम 11 कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, 11 कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, और हर स्टेप पर से कम 5% कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी। और वो कस्टम ड्यूटीज़ किस पे डिपेंडेंट थी, जो चीज़ें थी उनके वेट्स पर, और वो किस तरह की हैं, यानी उनका वेट कैसा है, उनका आकार कैसा, उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो बड़ी मुश्किल होती, ऊपर से स्टैंडर्डाइज वेट नहीं थे, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर नहीं थे। एक LA यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी, कपड़े को मेजर करते थे। उस LA का मेजरमेंट, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, LA जो है वो कपड़े को नापने की एक यूनिट थी, जिसका मेजरमेंट हर जगह पे अलग अलग था। कहीं पर एक LA 54.7 सेंटीमीटर थी, कहीं पर उसकी यूनिट जो थी वो किसके बराबर थी, 55.1 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए जो थे मिडिल क्लास जो थे वो क्या चाहते थे, देयर शुड बी अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब इकोनॉमिकली एक होना चाहिए, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जोल्वरिन। इट वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, यानी प्रूशिया के हाथ से एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसने क्या किया, एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। तो जर्मन स्टेट हमने अभी देखी जो अलग अलग में थी, लेकिन उनको एक कर दिया गया था। तो इन सब ने मिलकर हाथ मिलाया, और द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर, और उन्होंने इस तरह के जो बैरियर्स थे उसको क्या करा, अबॉलिश कर दिया, यानी इसको ख़त्म कर दिया। जो अलग अलग तरह के जो ये इनको टैक्स देने पड़ रहे थे, कस्टम ड्यूटीज़, उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, यानी करेंसी जो अलग अलग जगह पे अलग अलग थी, उनको जो 30 के आसपास थी कम से कम, उसको कम करके कितने के बराबर लिया है, 2 के बराबर। तो इस तरह से उन्होंने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी डेवलप करी। तो इससे क्या हुआ, क्रिएशन, और साथ में क्या किया गया, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे स्टिमुलेटिव मूवमेंट, एक जो रेलवे का जाल भी बिछाया गया, उससे क्या हुआ कि एक मोबिलिटी यानी गतिशीलता मिली। रेलवे के जाल से क्या मिली, गतिशीलता यानी मोबिलिटी मिली। तो इससे क्या हुआ, इट लीड्स टू नेशनल यूनिफिकेशन। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता बढ़ी। इट स्ट्रेंथन्स द नेशनल सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम, और साथ में इसको क्या मिली, जो राष्ट्रीय भावनाएं जो उस टाइम पनप रही थी वो स्ट्रेंथन हुई, मजबूत हुई। जब सब कुछ सारा सिस्टम सारी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की गई, सारे कस्टम टैरिफ्स को, जो टैरिफ बैरियर्स उनको अबॉलिश किया गया, करेंसीज को कम कर दिया गया। तो जब इकोनॉमिक स्फीयर में
इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन हुआ तो उससे जो क्या है नेशनल सेंटिमेंट्स ग्रो करे, उस टाइम पर लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं मजबूत हुई। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद जो नया कंजर्वेटिज्म आया यानी नया रूढ़िवाद आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815 बाय द कंबाइंड पावर्स ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। यानी नेपोलियन ने रूल किया था 1804 से लेकर यानी 1804 से लेकर 1815 तक, और 1815 में उसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया इन सब ने मिलकर हरा दिया इन द बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई में 1815 में नेपोलियन हार गया। अब नेपोलियन जब हार गया, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1852 इन द बैटल ऑफ वाटरलू, यूरोपियन गवर्नमेंट वांटेड टू फॉलो कंजर्वेटिज्म। अब जो नई गवर्नमेंट आई वो चाहती थी कंजर्वेटिज्म फॉलो किया जाए, यानी रूढ़िवाद फॉलो किया जाए। अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है, यानी एक विचारधारा है, और जो इसे फॉलो करते हैं वो कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं। तो वो चाहते हैं कंजर्वेटिज्म आए। अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है, वो क्या बिलीव करते हैं? द conservatives believed that established traditional institution of state and society should be preserved। यानी वो चाहते थे कि जो पुराने ट्रेडिशनल यानी जो पारंपरिक संस्थाएं होती थी पहले, जैसे पहले आपने देखा होगा बुर्बो डायनेस्टी थी फ्रांस में, चर्चिज थे, नोबिलिटीज़ थे, तो वो चाहते हैं इस तरह की जो पारंपरिक संस्थाएं हैं यानी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के होते थे और सोसाइटी एंड द सोशल हायरार्कीज यानी जो समाज में ऊंच नीच होती, तो इस तरह का जो सिस्टम था पहले, ट्रेडिशनल सिस्टम था सोसाइटी का, स्टेट का, वो दोबारा से लाया जाए। दे बिलीव्ड इन प्रिजर्विंग द मोनार्कीज, वो चाहते थे वापस से राजतंत्र यानी मोनार्की आए, चर्चिज आए यानी चर्चिज आए, नोबिलिटीज़ आए, सोशल हायरार्कीज यानी वो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, समाज में ऊंच नीच थी, प्रॉपर्टी पे राइट्स थे, फैमिली, इस तरह का सिस्टम वो चाहते थे वापस आए। यानी पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार, इस तरह का सिस्टम वापस से सोसाइटी में यूरोपियन गवर्नमेंट चाहती थी आए। बट most of them also wanted to retain the modernization which Napoleon carried out in the spheres of administration. Conservatives believed that modernization would strengthen traditional institution. लेकिन उनमें से जो कुछ रूढ़िवादी थे, अधिकतर रूढ़िवादी थे, वो चाहते थे कि जो नेपोलियन ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, नेपोलियन ने कुछ जो चेंजेस लेकर आए थे, मॉडर्नाइजेशन लेकर आया था, वो चाहते थे उसे भी रखा जाए, वो भी होने चाहिए। तो बट मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो वांटेड टू रिटेन द मॉडर्नाइजेशन विच नेपोलियन कैरिड आउट इन द स्फीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रशासनिक स्तर पर जो नेपोलियन ने जो सुधार किए थे, रिफॉर्म्स किए थे, वो भी रहने चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि कंजर्वेटिव बिलीव दैट मॉडर्नाइजेशन वुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। वो मानते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण जो लेकर आया था नेपोलियन, वो उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेगा, एक बल देगा, मजबूत बनाएगा। इट वॉज बिलीव दैट अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, ये माना जाता था जो मॉडर्न आर्मी, जो एक आधुनिक सेना, एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी यानी एक नौकरशाही, कुशल नौकरशाही, और एक डायनेमिक इकोनॉमी यानी कि जो गतिशील अर्थव्यवस्था, और जो उसने सामंतवाद और भूदासत्व, सर्फडम, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, जो ये सब चेंजेस वो लेकर आया था नेपोलियन, भूदासत्व की समाप्ति की थी, सामंतवाद की समाप्ति की थी, ये सब जो चेंजेस वो लेकर आया था, ये किसको स्ट्रेंथन करेगा? मोनार्कीज ऑफ यूरोप, यानी वो निरंकुश जो राजतंत्र आएगा यानी मोनार्की सिस्टम आए, वो लाना चाहते थे। उसको जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन लेकर आया था,
वो इनके इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, एक शक्ति प्रदान करेगा नेपोलियन का सिस्टम। हमने देखा 1815 के बाद, यानी कि आफ्टर नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू बाय द यूरोपियन पावर्स, तो क्या हुआ, एक नया कंजर्वेटिज्म आया, यानी अ न्यू कंजर्वेटिज्म वॉज इवॉल्व्ड। तो जब नया कंजर्वेटिज्म आया तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ यूरोपियन सोसाइटी पर, तो ये हम देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया met at Vienna in 1815 to draw up a settlement of Europe। यानी ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो यूरोपियन पावर्स थी, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारी की सारी कहाँ पर इकट्ठे हुए, इन्होंने दे मेट एट वियना इन 1815। ये किस लिए इकट्ठे हुए थे कि ये एक यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करना चाहते थे। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हुए, सारी यूरोपियन पावर्स वियना में। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक वॉज द होस्ट ऑफ द कांग्रेस, और इस मीटिंग की जो होस्टिंग की थी, यानी मेजबानी किसने की थी, ड्यूक मैटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रियन चांसलर था। तो यहाँ पर क्या हुआ, द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वॉज ड्रॉन अप एट दिस मीटिंग। तो जब ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए 1815 में, तो यहाँ पर क्या एक समझौता तैयार हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार हुई। यानी क्या तैयार हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना, यानी वियना की संधि 1815 में तैयार हुई। अब ये ट्रीटी के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या मकसद था। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस विच हैड कम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो नेपोलियन के वॉर्स के टाइम पर जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे, यानी जो भी वो बदलाव लेकर आया था, उन बदलावों को क्या करना था, उन बदलावों को ख़त्म करना था। यानी नेपोलियन युद्धों के टाइम पे जितने भी बदलाव है उनको ख़त्म करना इस मीटिंग का उद्देश्य था। तो इस मीटिंग में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए वो हम देखते हैं। सम ऑफ द स्टेप्स टेकन अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वियना आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, द बुर्बन डायनेस्टी डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। यानी जो बुर्बो राजवंश था, जो फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जिसे ख़त्म कर दिया गया था, उस बुर्बो डायनेस्टी को इन्होंने दोबारा से वापस ले आए, रीस्टोर कर लिया, यानी दोबारा से बहाल कर दिया, यानी मोनार्की रूल दोबारा से आ गया। सेकेंड, फ्रांस हैड लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। फ्रांस ने जो भी इलाके जीते थे अपने वॉर्स के टाइम पर, उनको सब इससे छीन लिया गया फ्रांस से। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस के ऊपर, फ्रांस की जो सीमाएं थी उस पर कई सारे जो थे वो राज्य कायम कर दिए गए, यानी कई सारे स्टेट्स स्टैब्लिश कर दी गई, ताकि फ्रांस फ्यूचर में कभी भी एक्सपेंशन के बारे में सोच भी नहीं सके। तो क्या किया गया कि फ्रांस की बाउंड्रीज पे, कि ताकि वो फ्यूचर में एक्सपेंशन ना कर सके, तो उसके नॉर्थ में द किंगडम ऑफ नीदरलैंड वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। उसके नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप कर दिया गया ताकि वो वहां से एक्सपेंड ना कर सके। जेनेवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ। साउथ में जेनेवा का ऐड कर दिया गया पिडमोंट में। प्रशिया गॉट सम इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर्स। तो प्रूशिया थी, उसको भी अपनी जो वेस्टर्न साइड्स थी, जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे, उस पर कुछ नई टेरिटरीज दे दी गई, नए इलाके दे दिए गए। और ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। जो ऑस्ट्रिया थी उसको नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। इस तरह से यूरोप जो फ्रांस था उसके चारों तरफ, हर तरफ ही स्टेट सेटअप कर दी गई, ताकि वो फ्यूचर में कभी भी एक्सपेंशन के बारे में सोच ना सके।
German Confederation of 39 states set up by Napoleon was left untouched. जो नेपोलियन ने 39 जो छोटे छोटे इलाके थे उनको जोड़कर एक महासंघ बनाया था, यानी कन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट्स की, उसको वैसे ही रखा गया, उसको कोई छेड़खानी नहीं की गई. इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड. रशिया को पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया. ऐसी प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी. तो सारे फ्रांस के चारों तरफ कोई ना कोई पार्ट जो है वो कुछ टेरिटरीज सब में बांट दी गई ताकि उसका एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो सके. तो ये जो नया कंजर्वेटिज्म जो रिजीम सेटअप हुआ था ये कैसा था? द कंजर्वेटिव रिजीम्स विच वर सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक, यानी ये बहुत ही कैसा था, निरंकुश था. यानी इसके जो भी ये कर रहा था इस पर कोई अंकुश नहीं था. ये अपनी मनमानी चलाते थे. दे वर इनटॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, यानी इनको अपनी आलोचना और मतभेद इस तरह की चीज़ें पसंद ही नहीं थी. ये अपनी चलाते थे, कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं थी. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द कंटेंट्स इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग. तो इसलिए इन्होंने क्या करा, जो कंजर्वेटिव रिजीम था इन्होंने क्या करा, सेंसरशिप नियम लगा दिए. सेंसरशिप नियम किस पे लगाए कि दे इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द कंटेंट इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स. यानी इनके कंटेंट में जो भी न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा, बुक्स में लिखा जाएगा, जो भी नाटकों में, जो भी सॉन्ग्स के ज़रिए लोगों को सुनाया जाएगा, ये कंटेंट पे उनका कंट्रोल था. यानी कोई उनकी मर्ज़ी के बिना न्यूज़पेपर में कोई कुछ लिख नहीं सकता था, बुक्स में इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं लिख सकता था, सॉन्ग्स और प्लेज में इनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था. तो इन्होंने सेंसरशिप लॉज लगवा दिए थे. लेकिन इसके बावजूद भी, बट स्टिल द लिबरल नेशनलिज्म वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी. लेकिन अभी भी जो उदारवादी जो लोग थे उनके मन में अभी भी आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी था. यानी दे वर मोटिवेटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन. लोगों के अंदर भी अभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशंस के जो आइडियल्स थे, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम अभी भी थे. बट स्टिल द लिबरल नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी एज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के आइडियल अभी भी लोगों के अंदर मौजूद थे.